नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले लोक हरियाणा चैनल की तरफ से हम सभी देशवासियों को स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं देते हैं। आज 15 अगस्त है और पूरा देश आज़ादी का 79वां स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट कर रहा है, मना रहा है। आज स्कूली बच्चों से लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय तक और प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर किसान मजदूरों तक हर जगह आज़ादी के दिवस की वर्षगांठ को लोग मना रहे हैं, विभिन्न रूप में और विभिन्न रंगों के बीच। इस आज़ादी के दिन का महत्व और जो आज़ादी हमारे पुरखों ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद से लड़कर हासिल की, अंग्रेजों के खिलाफ जो हमारे पुरखों ने शहादतें दी, फांसियां खाई, अंग्रेजों की गोलियों का सामना किया और अंडमान निकोबार सेलुलर जेलें काटी, उन महान वीरों के बलिदान की बदौलत और व्यापक जनता ने जो सविनय अवज्ञा आंदोलन से लेकर सभी सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सत्याग्रह में हिस्सा लिया, उन सभी को नमन करने का दिन है। और उस आज़ादी के स्वरूप पे एक चर्चा का दिन है कि हमारे पुरखों ने क्या हासिल किया था, कैसे हासिल किया था, किस प्रकार उस दौर की बरतानवी ताकत जिसके साम्राज्य में सूर्यास्त नहीं होता था, उसको भारत को छोड़कर जाने पर मजबूर किया। वो आज़ादी की क्या तस्वीर बनाई हमारे पुरखों ने और आज देश कहाँ तक पहुँचा। कई सवाल हैं जो हमें तकलीफ दे सकते हैं, सोचने पे मजबूर कर सकते हैं। आज आपने देखा होगा कि ठीक सुबह सुबह जब हम टीवी पे ऑन किया, हमने खबरें देखी या यूट्यूब पर देखा, तो आपने किसानों को पिटते हुए देखा होगा पुलिस के हाथों, मजदूरों को पिटते हुए देखा। बहुत से लोग धरने पर बैठे हुए हैं अपनी उचित और जायज मांगों के लिए। आज़ादी के इस वर्षगांठ के मौके पर आपने देखा होगा कि भारत के चीफ जस्टिस जी आज उन नौजवानों को कॉकरोच और पैरासाइट कह रहे हैं जो आज़ादी के मूल्यों की बात करते हैं। कहीं पर विद्यार्थियों को डिग्री देने से रोकने के लिए बड़े बड़े बार चीफ अपने अपने ऑर्डर निकालते हैं। आज पूरे देश में कुछ एक ऐसा वातावरण खड़ा किया जा रहा है कि आंदोलन, धरने, प्रदर्शन, हक और अधिकार की बातें करना देशद्रोही है। देशभक्त और देश के लिए सबसे बड़ी वतन प्रस्ती की जो बातें होती थी, जो किरदार होते थे, आज उनको एंटी नेशनल घोषित किया जा रहा है। आज जब भी कोई अपने किसान अपने हक की बात करेंगे, उनको खालिस्तानी बताया जाएगा। कोई विद्यार्थी जब भी सत्ता पर सवाल उठाएगा, प्रधानमंत्री पर सवाल उठाएगा, गृह मंत्री पर सवाल उठाएगा, उसको एंटी नेशनल बोला जाएगा। इन सभी सवालों के इर्द गिर्द और इस आज़ादी के स्वरूप, आज़ादी के विचार और जो भी एक फल आज़ादी का हासिल किया था, उसमें उस गरीब व्यक्ति को क्या मिला जो ताउम्र इस इंतजार में रहा कि जिस खेत पर वो दिहाड़ी करने जाता है वो खेत मजदूर है। देश के अंदर जो सैकड़ों एकड़ जमीन है, कोई जमीन के टुकड़े का वो भी मालिक होगा। उस किसान को आज़ादी में क्या मिलेगा जो आज भी मंडी के अंदर 2 रुपये सैकड़े का ब्याज देता है। आज एक कर्मचारी अपनी जिंदगी के 20 साल घिसटता रहता है कच्ची नौकरी के इंतजार में कि सरकार पॉलिसी बनाएगी, मैं पक्का हूँगा। और बहुत से सवाल हैं जिन पर विचार मंथन किया जा सकता है। और इस पूरी आज़ादी के विचार को समझने के लिए, आज़ादी के स्वरूप को समझने के लिए, पूरे परिप्रेक्ष्य को समझने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं एडवोकेट श्री राजविंदर चंदी जी, जो न सिर्फ पेशे से वकील हैं बल्कि उनके पास एक महत्वपूर्ण अध्ययन है भारत के स्वतंत्रता संग्राम का, आज़ादी के दीवानों का और इस आज़ादी के अधिकार का, जिस पर उनकी एक पकड़ है, एक प्रकार के एक्सपर्ट हैं वो। उनसे हम इन सवालों पर विचार मंथन करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी, आपका चैनल पर स्वागत है सर। हाँ जी, धन्यवाद। सबसे पहले मैं लोक हरियाणा चैनल के माध्यम से देशवासियों को आज जो हमारा शुभ पर्व है, जिसको हम हमारा स्वतंत्रता दिवस के तौर पे मनाते हैं, आपके चैनल के माध्यम से उनको शुभकामनाएं देता हूँ। जो बातें आपने रखी बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। हमारा जो लंबा एक दौर रहा जिसमें एक लंबा संघर्ष चला, 200 साल का लगभग राज जो ब्रिटिश हुकूमत ने हमारे देश पे किया, वो ब्रिटिश हुकूमत के राज में एक ऐसा राज वो रहा जिसमें बहुत सारे जुल्म हुए, जिसमें किसी भी तरह की आज़ादी इस देश के पास
नहीं थी, देश के लोगों के पास नहीं थी। जैसे राजनीतिक आजादी, आर्थिक आजादी, सामाजिक आजादी, सांस्कृतिक आजादी, ये सारी जो आजादियां जो हैं, जो एक आदमी का स्वाभाविक अधिकार है, नेचुरल राइट जिसको हम कहेंगे, वो जो स्वाभाविक अधिकार जो ना वो नहीं था। बहुत जुल्म जो है छोटी छोटी मांगों पर हमारे देशवासियों पर किए जाते थे अंग्रेजों के द्वारा। जो ब्रिटिश हुकूमत थी उसके पीछे भी वहां की ब्रिटिश हुकूमत करने वाली कुछ शक्तियां थी, ना कि वहां की पूरी आबादी। मतलब इंग्लैंड की पूरी आबादी ने हमें गुलाम नहीं बनाया था, उसके एक बड़े महत्वपूर्ण सत्ता के हिस्से के हम गुलाम थे। वहां की जो सत्ता थी ब्रिटेन की, उस सत्ता ने इस देश को गुलाम बनाया था। जिस तरीके से आज हम देखें, जो आपके सवाल जो आपने खड़े किए कई, और उसमें बड़ी बातें भी आपने कही हैं। असल में आजादी हमें मिली और हम आज आजादी को मान रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आजादी का सबसे बड़ा दस्तावेज, सबसे बड़ी चीज हमारे को जो मिली वो हमारा संविधान है, जिसमें आजादी के वो मूल्य शामिल हैं, आजादी के वो सरोकार शामिल हैं, जिसमें हर देशवासी को अधिकार दिए गए हैं। तो सत्ता चलाने का एक तरीका भी उसमें डिफाइन है। लेकिन जैसे आपने कुछ बातें कही कि बहुत सारे लोग जो हैं आज, जिसमें किसान हैं, मजदूर हैं, कर्मचारी हैं, यानी कि इस देश का गरीब हिस्सा, इस देश की 85-90% जनता, जो आम लोग हैं, उनकी बात आपने की है। हमारे संविधान के अंदर ही है कि जो वेल्थ जो है, जो पूंजी जो है, जो पैसा जो है, अपन सिर्फ देसी भाषा में पैसा कह लो, उसका एक जगह पे इकट्ठा नहीं होना चाहिए, ये हमारा संविधान कहता है। लेकिन सरकार ने नीतियां कैसी बनाई, शिक्षा जो है वो कैसे मिलेगी, किसको मिलेगी, किस तरीके से मिलेगी, कितनी की सीमा तक मिलेगी, शिक्षा को, स्वास्थ्य को, रोजगार को, इस देश की जरूरतों को, जो सरोकार थे आजादी के आंदोलन के, जिनको प्रतिरूप जो है संविधान के माध्यम से दिया गया। अंबेडकर साहब ने बड़ी जबरदस्त बात कही थी कि हमें राजनीतिक आजादी तो मिल गई, मतलब विसंगतियों के देश में जा रहे हैं, आर्थिक और सामाजिक आजादी नहीं। जब तक आर्थिक और सामाजिक समानता इस देश में नहीं आती तो राजनीतिक जो आजादी है उसके अर्थ सीमित हो जाते हैं। एक मिनट, कुछ सवाल हैं जी, आपने जो अभी तक भी पूरी बात रखी। सबसे पहले तो आपने बात की कि 200 वर्ष तक की गुलामी का जो एक इतिहास रहा, जो लड़ाई चली अंग्रेजों के खिलाफ फ्रीडम मूवमेंट की, लेकिन कुछ ऐसे तत्व भी हैं देश में, ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे समूह हैं जो बात करते हैं कि वे 800-900 साल तक भारत की गुलामी का दौर है, आज़ादी की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। आप 200 साल की बात करते हैं, तो ये जो मतलब आप जैसे 1947 से 200 साल या 190 साल करेंगे तो 1858-57 के बाद का जो मूवमेंट है, 1857 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम गुलामी, तो जो पहले का जो दौर है उसको भी वो गुलामी के दौर में इंक्लूड करते हैं। लेकिन आप बात करते हैं कि जो असली गुलामी है वो ब्रिटिश के खिलाफ ही आज़ादी के आंदोलन को माना जाता है, अंग्रेजों की गुलामी ही असली गुलामी है, उससे पूर्व को आप काउंट नहीं करते। तो ये क्या कारण है? और जो लोग उससे पलड़ा भी, जैसे कोई ये कहता है मुसलमानों के गुलाम थे, ऐसे बादशाहों के गुलाम थे जिनका धर्म इस्लाम था या आक्रमणकारी होते थे, उसको आप आज़ादी की लड़ाई नहीं मानते। इसमें ये क्या है, इसको थोड़ा समझाओ जी हमें। देखिए, ये असल में जो हमारी आजादी जो है ना, उसको सीमित करके या उसको नकार के देखने बड़ा काम है। अच्छा जी। आक्रांता आए इस देश में, इसमें कोई दो राय नहीं, ये इतिहास है। वो आक्रांता आए, वो वहीं यहीं के होकर के रह लिए, ये भी इतिहास है। उन्होंने यहीं पे अपना जीवन, या वो भारतीय हो गए एक तरह से, ये कहिए। जैसे मुगल सत्ता की बात करोगे, लोग भी आए तो वो भी यहाँ के हो गए। सवाल ये नहीं है जो राजे रजवाड़े थे, क्या राजे रजवाड़े जो हैं
उनके राज्य जो किस तरीके के राज्य थे, क्या राष्ट्रीय राज्य था? राष्ट्रीय राज्य तो नहीं था। सीमाएं क्या थी? हरियाणा के अंदर देख लीजिए आप, हमारे यहाँ नजदीक में पटियाला रियासत थी, जींद रियासत थी ना रियासत? बिल्कुल, हाँ, बहुत काफी राजा थे जींद इस इलाके में भी। राजे रजवाड़े उनके गुलाम कौन थे? प्रजा, प्रजा उनकी गुलाम थी। क्या कोई संविधान था? क्या कोई कानून था? राजा जो है, मतलब राजा आज खुश है तो कत्ल करने वाले को भी माफी, और राजा नाराज हो गया तो जिसने मान लो 10 पैसे की चोरी की है उसको फांसी की सजा, फांसी दे दो इसको। राजा ही सब कुछ था, राजा ही कानून और राजा ही सजा करने वाला। ये जो है ये विकृत बात है। ये जो है इतिहास को पढ़ने का तरीका सही नहीं। इतिहास को पढ़ने का तरीका सही दृष्टि से देखा जाना चाहिए। उन लोगों ने असल में इतिहास को पढ़ा ही नहीं है। असल में आज वो लोग जो हैं, जो लोग 800 साल 700 साल 600 साल पता नहीं क्या क्या वो कितना ले जाते हैं पीछे तक, उससे पहले क्या था वो बता दें। उनको इससे पहले का भी पता नहीं है क्या था। आज भी जो है, जो हमारी राजनीतिक आजादी है, इस राजनीतिक आजादी में एक मजदूर है, खेत मजदूर है। खेत मजदूर जब वो एक बड़े जिम्मेदार के खेत पे जाकर के काम करता है तो उसकी आजादी सीमित हो जाती है। वो काम करेगा तो उसको पैसा मिलेगा, चाहे वो बीमार है चाहे वो बीमार नहीं है। अगर वो काम नहीं करेगा तो उसको पैसा नहीं मिलेगा, उसको रोटी नहीं मिलेगी। आप फैक्ट्री में चले जाइए, फैक्ट्री का मालिक कौन है? फैक्ट्री का मालिक ही बड़ा मुनाफा खाता है। जैसे खेत का मालिक बड़ा मुनाफा खा जाता है, जमींदार बड़ा मुनाफा खा जाता है, छोटे किसान और खेत मजदूर। जैसे आज नीतियों का ले लीजिए, नीतियों किसानों से संबंध में नीतियां बनती हैं, तो किसानों से संबंधित जो नीतियां उसका बड़ा हिस्सा कौन खाता है? बड़ा जमींदार। बादल परिवार हमारे इलाके का, ये पंजाब हरियाणा का इलाका देख लीजिए, चौटाला परिवार, मतलब जो बड़ी धनी जमींदार वर्ग है। धनी नहीं, जमींदार है वो। हाँ, धनी किसानी कितनी की धनी किसानी होगी? धनी किसानी उसके बाद है आती है, लेकिन वो उसकी भी एक सीमा है ना। खाने की सीमा तो उसकी है ना, बड़ा जो जमींदार खाता है ना। सही, मान लो बिजली पे सब्सिडी मिल रही है, तो बिजली की सब्सिडी जो है 2 किले का किसान ज्यादा खाएगा या 100 किले का जमींदार खाएगा? 100 का ही लाभ लेगा, 100 बड़ा लाभ लेगा ना। मैं थोड़ा एक और बात करता, आपने बिल्कुल सही समझाया। ये जो असली आजादी वही है जब भारत के ऊपर ब्रिटिश, ये आर्थिक और आर्थिक आजादी का सवाल है। उसी सवाल पे भी आते हैं, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट का वंड रहा है उसके बाद जो लड़ाई लड़ी गई, उसके बाद ये एक सही फ्रीडम मूवमेंट शुरू हुआ। लेकिन मैं एक थोड़ा और बात कर था, आपने कही कि जैसे राजनीतिक आजादी मिली हमें, जैसे डॉक्टर BR अम्बेडकर का भी उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि हम एक अंतर विरोधी समाज में प्रवेश कर रहे हैं, जहाँ पॉलिटिकल तो लेवल पर तो हम सभी बराबर होंगे, राजनीतिक तौर पर उनका ये कहना था। बस जैसे घनश्याम दास बिड़ला के पोते की भी वोट की इतनी कीमत होगी और गांव के एक खेत मजदूर के परिवार के बेटे की भी वोट की बराबर कीमत होगी। ये तो होगी पॉलिटिकल आज़ादी भाई। कोई भी बालिग वयस्क मताधिकार होगा, एक वोट होगी एक व्यक्ति की, वो अमीर है या गरीब है ये कोई मायने नहीं रखता। लेकिन एक आर्थिक और सामाजिक आज़ादी जरूरी है, बराबरी जरूरी है, इक्वलिटी जरूरी है। इसमें थोड़ा मैं समझ रहा था कि ये जो कितनी बड़ी घटना मानते हो आप, पूरे देश में वोट का अधिकार बराबर मिलना, मतलब इसका महत्व और इसका वजन क्या था इस बात का? ये तो बहुत बड़ी शक्ति संविधान ने, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस देश की जनता को दी। देश आजाद हुआ, बहुत सारी दुनिया के देश भी आजाद हुए, उससे भारत से पहले भी आजाद हुए हैं। उन आजाद हुए देशों में इस तरीके से संविधान बन के और इस तरीके से सभी को वोट डालने का अधिकार नहीं मिला। भारत ही एक ऐसा देश था जिसमें महिलाओं को भी साथ ही साथ ही वोट का अधिकार मिला। बहुत सारे देशों में महिलाओं को वोट का अधिकार नहीं था। ये बाबा साहब के द्वारा दी गई हमारे को एक बहुत बड़ी देन है। ये संविधान की एक बहुत बड़ी शक्ति है, ये एक बहुत बड़ी ताकत है संविधान की, जिसमें सबको चुनाव लड़ने का भी अधिकार है और अपने चुनने का भी अधिकार है। लेकिन अभी SIR के माध्यम से, नए दौर के माध्यम से, नई टेक्निक के माध्यम से किस तरीके से चुनाव आयोग जो है, ये जो शक्ति बाबा साहब ने संवैधानिक शक्ति जनता को दी, उसके ऊपर कुठाराघात कर रहा है। आपका कहने का अर्थ ये भी है कि जो SIR के नाम पर माननीय चुनाव आयोग ने एक प्रक्रिया शुरू, माननीय नहीं, चलो चुनाव आयोग को मैं माननीय नहीं कहूंगा,
जो चुनाव आयोग एक पार्टी के साथ मिलकर के बीजेपी को सत्ता कैसे मिले, मैं सुप्रीम कोर्ट को भी यहाँ मतलब जो है ना मतलब उसके ऊपर भी सवाल पैदा करूंगा। बंगाल के अंदर जिस तरीके से बीजेपी को सत्ता दिलवाने के लिए जो खेल रचा गया चुनाव आयोग के द्वारा, 27 लाख लोगों के वोट कटे हैं। 61 लोग वो थे जिन्होंने SIR भी करवाई और चुनाव भी करवाया, उनको वोट का अधिकार हमारा सुप्रीम कोर्ट नहीं दे सका। मैं आपकी बात बिल्कुल सहमत हूं जी। जो आप ये कह रहे हो ना, पिछले दौर में जो SIR के नाम पे एक वोट को भी अधिकार से भी बेदखल करने की जो नागरिकों के बड़े हिस्से को बाहर करने की कोशिश है, ये वो जो राजनीतिक आजादी मिली थी भारतीय संविधान के मार्फत, उसको पलटने का दौर है ये। बिल्कुल उसको पलटने का दौर है। ये जो लोग सत्ता पे है ना आज के दिन, इनका तो मानना ही है, ये पहले तो बात इन्होंने संविधान नहीं कभी माना था, ये तो संविधान के माध्यम से सत्ता हथिया ली इन्होंने। आपका ये आरोप है जो भारतीय जनता पार्टी है या जो समूह है भारतीय जनता पार्टी के जो मातृ संगठन RSS के लोग हैं, इन्होंने भारतीय संविधान को कभी स्वीकार ही नहीं किया। बिल्कुल स्वीकार नहीं किया। आप RSS का इतिहास पढ़ के देख लीजिए। RSS के लोगों ने जब संविधान बना तो संविधान के साथ क्या किया, अंबेडकर साहब के साथ क्या किया, ये इतिहास है। क्या किया जी? संविधान को जलाया था किन लोगों ने? क्या? अच्छा, RSS के लोगों ने भारतीय संविधान को जलाया तक है। अभी आप देखिए दिल्ली के अंदर क्या घटना थी, कौन लोग थे वो जिन्होंने संविधान के प्रति पिछले दिनों कुछ साल पहले की बातें हैं, कौन लोग थे वो? आज भी जो मनुस्मृति को संविधान मानते हैं, कौन लोग है वो? मतलब खड़गे साहब एक राष्ट्रीय पार्टी के जो मुख्य विपक्षी दल है, वो कहीं जाएं, किसी ग्राउंड के अंदर जाएं और सभा को करें और वहां पे उसको शुद्धिकरण किया जाए, क्या है ये दलितों से नफरत का ही प्रकटीकरण है। वो कहते हैं उनका संविधान क्या है, वो कहते हैं कि 2% लोगों को अधिकार करने का राइट है। उनके जो थिंकर्स जो हैं, सावरकर हैं, गोलवलकर हैं, हेडगेवार है, पढ़ो उनको आप, उनकी किताबें पढ़ के देखो, जो कहते हैं कि ये भारत हिंदुत्व की राजनीति को पढ़ के देखो, वो कहते हैं हिंदू के साथ उसका कोई मतलब ही नहीं है, हिंदू अलग है, हिंदुत्व अलग है, हिंदुत्व तो एक राजनीति है। मतलब हिंदुत्व की का हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है। राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया RSS ने? अच्छा, अपने मुख्यालय पर उन्होंने तिरंगा नहीं अपनाया। कब अपनाया जाकर के, ये देखो ना, कब अपनाया जाकर के, कितने लंबे टाइम के बाद अपनाया जाकर। उनका तो कोई आजादी के आंदोलन से कोई उंगली तक नहीं कटवाई, उनका कोई शहीद नहीं है, वो एक आदमी का नाम नहीं गिना सकते। जो विचारधाराएं जो है, क्रांतिकारी विचारधारा है, कम्युनिस्ट लोग हैं, और एक मुख्य विचारधारा है, मेन स्ट्रीम है, जो गांधी जी के नेतृत्व में चलती है। मतलब दो विचारधाराओं ने देश के अंदर आजादी का काम किया। मतलब कितने केस जो है कम्युनिस्ट आंदोलनों पे बने, कम्युनिस्टों के नेतृत्व में बड़ी कुर्बानियां दी गई देश को आजादी, बहुत बड़ी कुर्बानियां। जैसे पंडित उदाहरण बताओ। भगत सिंह कम्युनिस्ट थे। हाँ, भगत सिंह के साथ जो लाहौर षड्यंत्र केस में लोग मतलब सारे जो पकड़े गए, पंडित किशोरीलाल और शिव वर्मा जी आए जेल से, किस पार्टी में गए? वो कम्युनिस्ट पार्टी में, कम्युनिस्ट पार्टी में गए ना। कानपुर षड्यंत्र केस और पेशावर षड्यंत्र केस में भी, मेरठ षड्यंत्र केस, काकोरी कांड, ये सारे जो मतलब जो है ना केस जो लगाए गए, ये किन के ऊपर लगाए गए? लाहौर षड्यंत्र के सारे लोग कम्युनिस्ट हैं, उनकी विचारधारा है सोशलिस्ट वर्ड, और मार्क्स के ऊपर लिख रहा है अपनी जेलों के अंदर, जेल के अंदर बैठ करके भगत सिंह। तो कौन क्या है वो जो कहता है कि शोषण मुक्ति, जो 1917 की रूस की क्रांति से प्रभावित है, क्या चीज है वो? सारे कम्युनिस्ट लोग हैं। तो मुख्य धारा और एक कम्युनिस्ट धारा, ये आजादी के आंदोलन में रही है। बहुत सारे लोग जो हैं जिन्होंने आजादी के आंदोलन के अंदर काम किया। INA समझते होंगे आप? इंडियन नेशनल आर्मी, आजाद हिंद फौज। हाँ, आजाद हिंद, सुभाष चंद्र जी की, बोस जी की, हमारे सुभाष चंद्र बोस जी की आर्मी के अंदर जो लोग थे वो जिंदा बच करके आए, वो कहाँ गए, किस पार्टी में शामिल हुए? मेरे सवाल है आपसे। हाँ, डॉक्टर लक्ष्मी सहगल थी जो वो कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्य बनी। हाँ, सभी लोग, एक नहीं सभी लोग। मेजर जयपाल सिंह कहाँ गए? कम्युनिस्ट पार्टी में गए। लक्ष्मी सहगल जी को तो कम्युनिस्ट पार्टी ने राष्ट्रपति का इलेक्शन मिलवाया। मैं थोड़ा ये समझना चाहूंगा जी, जो आपने बात करी राजनीतिक आजादी की, और पिछले 79 साल में जो विकास किया देश का, जो एक लोकतांत्रिक कार्य पद्धति देश में विकसित की गई, जो भी देश ने कमाया, एक ढंग से ऐसा कहते हैं कि वो खतरे में आ गया। आज आजादी के ऊपर कोतरी और बाज नाच रहे हैं, और आज जब हम 79वां स्वाधीनता दिवस मना रहे हैं, तो कई बार ऐसा नहीं लगता कि जैसे एक संप्रभु
शासन की जो स्थापना हुई थी भाई, जो भारत के फैसले भारत की पार्लियामेंट लेगी, नई दिल्ली से चलेंगे, अब थोड़ा अपना ऐसा नहीं लगता कि कई बार भारतीय सरकार को व्हाइट हाउस से निर्देश प्राप्त होते हैं? अमेरिका का राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री को ये कहता है कि आपने फलां कंट्री से तेल नहीं खरीदना, आपका ये स्टैंड होगा। कुछ आप ये नहीं देखते कि आज जैसे अमेरिकन साम्राज्यवाद के आगे भारतीय शासक हैं, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, वो नतमस्तक हो रहे हैं? क्या ये वो आज़ादी के मूल्यों की संगति में है? बिल्कुल, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा है। इसमें हमारे ये कैसे संगति में हो सकता है? संप्रभुता क्या होती है? हम फैसला करेंगे। हमारे देश हित में क्या है? देशभक्ति क्या है? देशभक्ति तो ये होती है यहाँ से सस्ता मिले वहां से लेना चाहिए। आप बाजार में जाएं, अपने को दो दुकानदार, आप दो दुकानों पे गए, को कपड़ा खरीदने, कुर्ता खरीदने के लिए गए, जैसे आप एक ही क्वालिटी का कुर्ता है, एक जो है हमारे को 500 रुपए का दे रहा है, 400 रुपए का दे रहा है, हम कौन सा खरीदना चाहिए? हमें 400 रुपए वाला खरीदना चाहिए। सेम क्वालिटी है, सेम तेल है। रशिया कहता है कि मैं सस्ता दूंगा, ईरान कहता है मैं सस्ता दूंगा, अमेरिका कहता है मैं महंगा दूंगा, मेरी कंपनी से खरीदो। तो कैसे संप्रभु मतलब जो हो गया, मतलब वो कह रहा है कि इतना टाइम खरीद लो। भारतीय सरकार भारतीय जनता के हितों के अनुरूप फैसला लेना कि अमेरिकन दाबदोस में, ऐसी है। देशभक्ति ही यही है। देश के लिए जो फैसला सही है वही देशभक्ति है। ये देशभक्त लोग नहीं है सत्ता पे। ये लोग जो है नौटंकी करते हैं, ये लिबास ओढ़ते हैं। मुंशी प्रेमचंद जी ने कहा था सांप्रदायिकता को अपने असली रूप में आते हुए लज्जा आती है। सांप्रदायिक लोग हैं सत्ता के अंदर आज के दिन। वो संस्कृति की खाल ओढ़ कराती है, उड़ी हुई खाल। इन्होंने देखो, कभी भी ये अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं, राष्ट्रवादी का सर्टिफिकेट खुद को देते हैं ये, कभी ये देशभक्ति का सर्टिफिकेट खुद को देते हैं, कभी ये संस्कृति की दुहाई देते हैं, ये सब तरह की दुहाइयां देते हैं। और उसकी आड़ में करते क्या ये? उसकी आड़ में गाली गलौज कौन करता है? ये लोग करते हैं। इनसे मतलब देश नहीं संभाल सकते ये लोग। जनता आ रही है, अब जंतर मंतर से एक आंदोलन पैदा हुआ, पूरे देश में वो आंदोलन गया। करोड़ों युवा जो है सड़कों पे आए हैं। युवा समझ चुका है ये झूठे नारे और ये सब जो है, वो देख रहा है कि हमारे देश का जो प्रधानमंत्री जो है वो अपनी डिग्री नहीं दिखा रहा। हमारे देश का प्रधानमंत्री जो है वो क्या कर रहा है, और हमारे देश के आज मंत्री जो हैं, एक एप्स्टीन फाइल आई है अमेरिका के अंदर, उसके अंदर नाम है, उनकी बेटी को पैसे मिले हैं। हरदीप पुरी जी की तरफ इशारा कर रहे हैं, पुरी जी की तरफ इशारा कर रहा हूं मैं। मतलब जो है ना कि इस तरीके का जो पूरे का पूरा बहुत बड़े बड़े जो है ना कांड जो है ना, मतलब एक तरह से निकल रहे हैं। ऐसा नहीं है। ये लोग बिल्कुल भी जो मतलब जो हमारे आजादी के जो सरबराह, जो हमारी संविधान की बात है, जो हमारे प्रम्बल की बात जो है, वो उसके अनुरूप काम नहीं है। अच्छा, एक सवाल और है जी, आपने देखा होगा आज आंसी के अंदर किसानों पर लाठियां बरसाई गई। वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको बुला कर उनकी बात सुनना पसंद नहीं किया, हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी ने। और वो किसी एक लड़के का मर्डर हुआ, जीवन कुंडू नाम के लड़के का, कुछ उस पर उन हत्यारों को गिरफ्तार करने की बजाय जब किसान ये मुख्यमंत्री को कह रहे हैं कि आप कार्रवाई कराओ, उनकी पिटाई कर रही है। मतलब स्वाधीनता दिवस पर अन्नदाता का सिर फोड़ा जा रहा है। और इससे पहले भी आप देखा पिछले 4-5 साल में किसानों को आतंकवादी कहना, उनकी पिटाई करना, उन पर हमले करना एक आम रिवाज बन गया कहीं ना कहीं, ये आतंकवादी हैं। इसको आप किस ढंग से देखते हैं? बड़ा खतरनाक है ये, बड़ा दुख होता है। ये लोग राजे रजवाड़ी हैं। ये लोग संविधान के अनुसार काम नहीं कर रहे। प्रोटेस्ट करना, अपनी बात रखना, ये हमारे संविधान ने हमारे को एक ताकत दी है, शक्ति दी है। और लोगों को मुख्यमंत्री तक मरना, मुख्यमंत्री किसके लिए है? एंजॉय करने के लिए नहीं है, हंसने के लिए नहीं है। ये हमारा मुख्यमंत्री जो हंसता है जिस तरीके से, चुटकुले मारता है, चुटकुले मारने के लिए नहीं मुख्यमंत्री होता। मुख्यमंत्री उस प्रदेश की जनता के लिए होता है। उस प्रदेश की जनता का कोई भी वाजिब बात है, कोई भी वाजिब मुद्दा है, उस पर बात करनी चाहिए। संवाद, लोकतंत्र संवाद से चलता है। लोगों को अपनी बात जो है पीसफुल तरीके से, डेमोक्रेटिक तरीके से कहने का अधिकार है, प्रोटेस्ट करने का अधिकार है। अच्छा। अब वो प्रोटेस्ट करने आगे मुख्यमंत्री को तो अपना मंच छोड़ के उन तक चले जाना चाहिए कि आप आओ, कोई बात नहीं, आप बैठते हैं, आप कहीं भी बैठो, आप रेस्ट हाउस में बैठ सकते हैं, किसी कमरे में बैठ सकते हैं, आपके गांव की बैठक में बैठ सकते हैं, आप दिल्ली आ जाओ, आप बैठ के बात करते हैं इसके ऊपर। जो भी आपकी जो बातें होंगी उनके ऊपर जो है आप भी बताना है, कुछ मिलजुल के आप करेंगे काम। मुख्यमंत्री का काम तो ये होना चाहिए, मंत्रियों का काम तो ये होना चाहिए। लाठी गोली जो है ना अंग्रेजों ने भी चला के देखी है। लाठी गोली से देश नहीं चल सकता, लाठी गोली से
एक तरह से लोगों में रोष ही पैदा होगा, और ये गैर संवैधानिक चीजें हैं। एक और सवाल उठता जी कई बार दिमाग पर, जैसे एक राजनीतिक आजादी मिली, देश संप्रभु हुआ, 3 पीढ़ियां होगी हमारी जिन्होंने हमने यही पढ़ा है कि हम एक आजाद मुल्क के नागरिक हैं। लेकिन अब आपने ऐसा नहीं चलता कि हर नागरिक को, वो चाहे वकील है, चाहे वो डॉक्टर है, इंजीनियर है, विद्यार्थी है, जज है, किसी भी पेशे में है वो, उसको जैसे कुछ बेड़ियां नहीं पहनाई जा रही हैं उसके हाथों में, उसके पैरों में, उसके मुंह पर जुबान बंद की जाती है, ताले लगाए जा रहे हैं इस ढंग से। एक जैसे युवा आज़ादी की भी मांग करते हैं, जैसे कोई महिला आज़ादी की बात करती है, और जिस पेशे में आप हो, आज जुडिशरी न्यायपालिका का आप हिस्सा हो, वकील हो, आज जुडिशरी को भी ऐसा नहीं लगता कि एक नई आज़ादी की ज़रूरत है? कहीं ना कहीं सत्ता ने उसको अपने एक शिकंजे में कस लिया है। आज जिस ढंग से जो सरकार है, जो प्रधानमंत्री हैं, वो अपने बंदे फिट कर रहे हैं, चाहे वो बार चीफ है, चाहे वो चीफ जस्टिस का पद है, जो निर्णय आ रहे हैं, कि ऐसा लगता है कि सभी नागरिकों को एक गुलामी के जरिए जकड़ा जा रहा है, कुछ ऐसा आपको लगता है जी? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जो सत्ता होती है ना, सत्ता, जितने भी सत्ता के केंद्र होते हैं, सत्ता एक जगह से नहीं चलती, सत्ता के केंद्र बहुत सारे होते हैं। सत्ता जैसे वकीलों की भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास बहुत पावर्स है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक तरह से प्रेशर ग्रुप भी है, लेकिन वहां पे भी कौन लोग बैठे हमारे लोग बैठे। पुलिस है, पुलिस के चीफ कौन लोग, हमारे लोग हों। आर्मी के चीफ कौन लोग बने, हमारे लोग बने। पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर कौन मतलब कब्जा करे, हमारे लोग बने। शिक्षा के अंदर जो है ना, वीसी हैं, कॉलेजों के अंदर प्रिंसिपल्स हैं, और जो जितने भी प्रशासनिक चीजें हैं, डीसी हैं, एसपी हैं, सारे वो कौन लोग हों, हमारे लोग। जुडिशरी में भी इस तरीके से ही सोचा जा रहा है। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हो कि जो केंद्र है ना सत्ता के सारे वो काबू करके इसलिए काबू किए जा रहे हैं कि इस दौर में नीतियां जो हैं, इस बात को बारीकी से समझने की जरूरत है। इसके ऊपर लगातार बात करने की जरूरत है लोगों को। सारा कुछ जो ना कारपोरेट के लिए किया जा रहा है। अच्छा, बुनियादी तत्व ये है। जो अमेरिका के अंदर बैठी हुई पूंजी है, यहाँ के चंद पूंजीपति अमेरिका के, जिसको अजारेदार पूंजी बोल देते हैं, साम्राज्यवादी पूंजी बोल देते हैं, उसके कब्जे में पूरी दुनिया की जा रही है। और यहाँ का पूंजीपति जो है ना, उसकी दलाली करके अपने आप को आगे मतलब जो है ना देखना चाहता है। यहाँ की ब्यूरोक्रेसी भी, यहाँ का पॉलिटिशियन भी, जो करप्ट पॉलिटिशियन है या मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स के लोग जो हैं, एक ना मतलब गठजोड़ जो है ना, नापाक गठजोड़ बन चुका है इस टाइम पे। वो नापाक गठजोड़ का मालिक कौन है? वो अमेरिका के अंदर बैठे हुए वहां के पूंजीपति हैं। और भारत का पूंजीपति, यहाँ का जमींदार इकट्ठा होकर के एक ये गठबंधन है। और उस गठबंधन का हिस्सा यहाँ की ब्यूरोक्रेसी भी है, यहाँ का पॉलिटिशियन भी है, जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन जो है, यहाँ के बहुत सारा जो पिछड़ापन है वो भी उसका हिस्सा है। तो ये सारे लोग मिलकर के एक ऐसा नापाक गठबंधन बन चुका है। वो नीतियां बनाता है, और वो नीतियां अपनी फेवर में बनाएगा। अगर मतलब किसानों से जमीन सींचनी है तो उसके लिए कानून चाहिए, कानून के माध्यम से ही ली जाएगी जमीन। तो धक्के से जमीन नहीं ले सकता। आज अंग्रेजों का राज तो नहीं है, संविधान का राज है, कानून का शासन है। तो उनकी जमीन छीनने के लिए क्या चाहिए? एक ऐसा कानून बनाना पड़ेगा। और वो कानून गैर राजनीतिक तरीके, गैर संविधानिक तरीके से बनाया जाता है। और वो कानून बना करके, यानी कि नीतियां, आप कहो कि नीतियां बना करके, सरकार जो नीतियां बना रही है, जो आम जनता के विरोध में जो नीतियां बनती हैं, उनको लागू करना चाहती है। उनको लागू करेगी तो वहां पर रोष भी पैदा होगा। दूसरी बात जो आपने कही बड़ी महत्वपूर्ण है, कि ये भी बात उससे जुड़ी भी हुई है, कि जो असहमत होना, ये हमारे संविधान ने हमें अधिकार दिया है। असहमति का अधिकार है हमें। हम माइनॉरिटी में हो सकते हैं, हमारा व्यू जो माइनॉरिटी में हो सकता है, लेकिन असहमति का अधिकार सभी को। डिसेंट जो है, हमारे सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी जजमेंट्स आती हैं, जिन जजमेंट्स में जो है ना मेजोरिटी जजमेंट माना जाता है। उनको जजमेंट तो मानी जाएगी, कानून माना जाएगा, लेकिन उसमें भी कुछ जजों की, एक जज की, 2 जज की असहमतियां होती हैं। जैसे बेंच है, 5 जजों की बेंच है, तो 4-1 से फैसला भी आता है कई बार। जैसे बहुत सारे फैसले 4-1 से आए हैं, कई फैसले हैं। बहुत सारे फैसले जो है ना 3-2 से आते हैं। 5 जजों की बेंच है, बड़ी बेंच है, तो उसमें भी असहमतियां चलती हैं। जो असहमति का अधिकार जो है, जिसमें मतलब कुछ लोग जो हैं, जो संवैधानिक बातें करते हैं, उनको अटैक किया जाता है। अटैक करने के बहुत सारे तरीके हैं। सत्ता के दलाल जो हैं,
अगर आप सोशल मीडिया पे बैठे तो वहां पे वो गाली गलौज करेंगे। पार्लियामेंट के अंदर अगर बीजेपी के लोग गाली गलौज कर सकते हैं, रमेश बूंदड़ी, क्या बूंदड़ी ऐसा बिदुड़ी दिल्ली से MP थे, पार्लियामेंट के अंदर गालियां दी उस बंदे ने। रोज गालियां देती है। इनकी एक सांसद है, हिमाचल से आती है, एक्ट्रेस है, कंगना रनौत, संस्कृति का पाठ उड़ाती है, दो लोगों को गालियां देती है अपनी भाषा के अंदर। उसने अभी जो है जंतर मंतर पे इकट्ठे होने वाले लोगों को क्या कहा? अध्यक्ष जो है बीजेपी का, नवीन बिहार से आता है, क्या कहा उसने? असहमति के बारे में आप ऐसी बात कहोगे? जो असहमति के स्वर हैं उनको तरीके से दबाने की, कोर्ट के माध्यम से बहुत सारे झूठे केस लोगों के खिलाफ डाले हुए हैं। विपक्ष के नेता जो हैं राहुल गांधी, कितने केस डाले हुए हैं? बहुत ज्यादा केस डाले हुए हैं। और जो जितने भी बुद्धिजीवी हैं देश के, उनको जो है कोई भी आदमी की मेरी भावना जो है वो आहत होगी। धर्म का लिबास ओढ़ने वाले, जिनका धर्म से का साथ कोई रिश्ता ही नहीं है, क्या राम मंदिर के अंदर चोरी करना कौन सा धार्मिक काम है? ये धार्मिक काम है? बता दें। और वो कहते हैं कि इससे आस्था, मतलब जो है ना, आप जो है ना अनाप शनाप ना बोलिए, योगी कह रहे हैं अनाप शनाप है ये। आप चोरी करवाओ, उस पैसे को किस तरीके से प्रयोग करो, मतलब बड़ी बड़ी मछलियों को, बड़े बड़े ठगों को आप छोड़ो। कहां से निकली थी वो? जजमेंट से निकली हुई है, ट्रस्ट है, सरकार को निर्देश है। सबसे पहले कौन लोग थे जो मतलब जो है ना राम मंदिर को, मतलब जो है ना उसके अंदर उद्घाटन करने वाले जो लोग जो हैं? प्रधानमंत्री सबसे ऊपर, और अगल बगल में दाएं बाएं कौन थे? योगी और भागवत। तो इनसे सवाल नहीं होगा क्या? तो आज थोड़ा ये अंतिम संवाद की तरफ बढ़ते हैं जी। आप आज जो ये आज़ादी की सुरक्षा का सवाल जो खड़ा हुआ ना, संरक्षण, आज़ादी की सिक्योरिटी कैसे हो, तो आपने जो बताया बिल्कुल जो खतरे चल रहे हैं जिनसे आज़ादी को एक प्रकार से अतिक्रमित किया जा रहा है, सिकोड़ा जा रहा है, तो इब रास्ता क्या है कि जो भारत की आज़ादी है इसकी सुरक्षा कैसे हो? सुरक्षा, देखिए ये कोई फार्मूला तो होता नहीं कि 2+2 4 हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। देखिए ये देश आज़ाद है, आज़ाद रहेगा। ये जो संविधान इस देश को मिला है, ये बहुत बड़ी शक्ति, संविधान ही इसको बचाएगा। और संविधान जो है वो इस देश के लोगों का है। इस देश के लोग जो हैं इसकी सुरक्षा करेंगे, वो संविधान की सुरक्षा भी करेंगे, देश की सुरक्षा भी करेंगे। और जो भी गिद्ध निगाहें इस देश के प्रति, चाहे वो ट्रंप उठाए, अमेरिका के अंदर बैठ के अमेरिका के लोग उठाएं, चाहे ब्रिटेन के लोग उठाएं, चाहे इस देश के ही गलत लोग इस देश को गलत निगाह से और गलत तरीके से काम करके करे, जनता साफ ताब ले लेगी उनसे। तो आपने आज सुनी एडवोकेट राजविंदर चंदी जी के विचार। उन्होंने बिल्कुल साधारण स्पष्ट शब्दों में हमें समझाया कि आज़ादी की इस 79वीं वर्षगांठ पर हम समझे कि आज देश की आज़ादी को खतरा कारपोरेट हाउस से है। देश के बड़े धनाढ़ पूंजीपति, उन्होंने पूरे देश के नागरिकों से आज़ादी छीनने की पूरी तैयारी कर ली है। उनके मुंह के निवाड़े छीने जा रहे हैं, उनकी ज़मीनें छीनी जा रही हैं, और आज सत्ता भी उन संवैधानिक मूल्यों को रौंदते हुए आगे बढ़ रही है। इन हालात में सभी नागरिकों से हमारा विनम्र निवेदन है कि वो पूरे आज़ादी के आंदोलन के इतिहास का पाठ करें, समझें कि वो आज़ादी की लड़ाई कैसे लड़ी गई थी, उन सपने, उन ख्वाबों को समझें जिनके लिए पीढ़ियां लड़ते लड़ते कुर्बान हो गई, और आज के वर्तमान दौर को भी समझें कि देश की आज़ादी पर सबसे बड़ा खतरा वो सांप्रदायिक ताकतें हैं जो धर्म की कट्टरता फैलाती हैं, जो नफरत करना सिखाती हैं। आज भी हमें जाति के नाम पर लड़ाने जाने की कोशिश की जाती है। इन्हीं सब सवालों पर चिंतन मनन विमर्श करें। और सबसे बढ़कर बात यह है कि आज़ादी की रक्षा में एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि आने वाली नस्लें सवाल उठाना सीखें, वो क्वेश्चन मार्क लगाएं, वो पूछे कि जब ये गलत हो रहा है तो इसका जिम्मेदार कौन है, एक अकाउंटेबिलिटी तय की जाए। इसमें आप भी शिरकत करेंगे और इस लोक हरियाणा चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट सेक्शन में जाकर आप अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर दें। आपने समय दिया सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है, और सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया।